वेलकम टू ओनली आईएएस। एंड आज के वीडियो लेसन में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से आपके स्टैटिक पोर्शन में जो है हम कंटेंट को वैल्यू ऐड करेंगे, सो दैट जो भी इस पोर्शन से आपका कंटेंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहानी जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से एंड हम ये जानेंगे कि 1946 के बाद किस तरीके से इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें चेंजेस आए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे आपके सेक्युलर वर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपके इंटेग्रिटी से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है। उसके बाद ये भी देखेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीज में चेंजेस लाए गए, किसका स्टेटस बड़ा था, किसका स्टेटस छोटा था, जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से किसका स्टेटस बढ़ा दिया गया, किसकी पावर्स बढ़ा दी गई। ऑल्सो वे लुक आफ्टर की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस तरीके से इवॉल्व करा। केशवानंद भारती केस 1973 के बारे में भी जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रियम्बल फर्स्ट। ओके, प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका लिखा होता है वो आपका लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वेरी इनिशियली जो लिखा आपका होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद आपके जो वर्ड्स हैं वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ प्रारंभ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रारंभ जो है ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, साथ के साथ ही हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है प्री मेंस इंटरव्यू के लिए। इस कोर्स को इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करने की कोशिश करी है जो कि आपकी यूपीएससी की डिमांड को फुलफिल करती हो। जैसे कि हम लोगों ने इसमें वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, अगर आप वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को भी जो है बहुत प्रायोरिटी दी है। हम लोगों ने 6 to 12 की समरीज क्रिएट करी है, साथ के साथ प्री मेंस के लेक्चर के ऊपर भी हमने फोकस करा है। आपकी सीसैट को भी ध्यान में रखा गया है, करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे मेंशन हम लोगों ने किया है। साथ के साथ आप देखोगे पढ़ाई तो आप लोग करोगे ही, साथ के साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज को भी हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप वहां पे वीकली प्रीलिम्स एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, साथ के साथ आप फुल लेंथ टेस्ट भी जो है सॉल्व कर सकते हो। सीसैट को भी प्रायोरिटी दी गई है, यहाँ पे टेस्ट को इंक्लूड करा गया है। मेंस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो है इवैल्यूएशन कॉन्स्टेंटली होता रहे, आपकी राइटिंग जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रही, इसका भी मेंशन हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर आपका किया है। स्टडी मटेरियल भी है, जो भी पीपीटीज, जो भी फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वो पीपीटीज भी आप लोगों को डिलीवर होंगे। साथ में जीएस बुक्स जो है वो भी आपके डोर स्टेप पे जो है अवेल कराई जाएगी। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं video.onlyias.in। साथ के साथ किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। फ्रैटर्निटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, क्या ये एक्चुअली में वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो कहानी स्टार्ट होती है आपकी 1946 से और ये कहानी स्टार्ट होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के जो आपके मेंबर्स थे वो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस के आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे, कमिश्नरेट स्टेट्स के आपको देखने को मिलेंगे और आपके प्रिंसली स्टेट से भी जो है आपको मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, बोलने का मतलब ये है राजा महाराजा उस टाइम के जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है। कमिश्नरेट स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो इनको जो है दिस वॉज डायरेक्टली गवर्नड बाय वाइसरॉय। जिस तरीके से आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है, सिमिलरली जो आपकी कमिश्नरेट स्टेट्स हुआ करती थी वो वाइसरॉय के कंट्रोल में हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसा कि मैंने कहा कि आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिला था। जैसे कि बोलने का मतलब यह है कि जो एमएलए थे वो आपके चूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था क्या क्या, मेंबर्स को कौन कौन से मेंबर्स को रखा गया और क्यों रखा गया, और डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं करवाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर आप बात करोगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इस तरीके से रखी गई थी कि इंडियन सोसाइटी के सारे सेक्शंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे देखने को मिले, और जो भी उस टाइम की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी इंडिया की उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था, ठीक है। जो आपको पॉइंट नोट करना है कि महात्मा गांधी जो है ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि एमएलए ने चूज करा,
एंड वो बने आपके एमपी, तो ये कहना वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली में ये गलत होगा। तो फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, इट वॉज नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना। तो इट वॉज नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन, बट स्टिल हम लोग यही बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों को जो है ये चीज़ें ध्यान में देनी है। सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, जस्टिस हो गया, लिबर्टी। लिबर्टी में से जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का आपका बना हुआ है, ठीक है। तो जानेंगे प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से चेंजेस हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, कहाँ कहाँ जो है आपको ब्रॉडनेस की ज़रूरत थी, वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको इंक्लूड करा जाएगा, जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ थी, चाहे आपकी सब्सिडीज से पॉलिसीज़ थी, किस तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी वर्क करेगी, वो उसका जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर था वो आपको प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होगा। तो देखेंगे यहाँ पे द प्रियम्बल इट्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है फिलॉसफीज। अब ये फिलॉसफीज क्या होती हैं, हर चीज़ को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए जो है फिलॉसफी की बात करते हैं। फिलॉसफी आपका जो ब्रॉडनेस है वो चीज़ों को बढ़ा देता है। जिस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी फिलॉसफी से जो है आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। अगर आप बात करोगे जुडिशरी की, तो इनिशियली जो जुडिशरी जो है इट वाज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द रूल बुक के हिसाब से जो है वो चलती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगा कि हर चीज़ें जो है वो डिफाइन नहीं हो सकती, हर चीज़ों को जो है लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजमेंट्स थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग चीज़ों के साथ इनोवेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल ओवर रीच हो गया, इन सब का जिक्र जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये आई कैसे आई, इसीलिए क्योंकि सोसाइटी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व कर रही थी। जब सोसाइटी इवॉल्व करती है तो प्रॉब्लम्स हो गया, इश्यूज हो गया, ये भी इवॉल्व करते हैं। तो हर चीज़ को कंसोलिडेट करके कि एक फॉर्मूला बनाया जाए, इस तरीके से सबका भला हो, जो जस्टिस डिलीवरी हो वो मासेस के लिए हो, ठीक है ना, वो कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को जो है फायदा ना पहुंचाए। इसीलिए जुडिशियल इनोवेशंस आपको देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, इंटेंशंस हमें बताता है, वैल्यूज हमें बताता है, प्रिंसिपल्स हमें बताता है। साथ के साथ हमें प्रियम्बल से ये भी पता चलता है कि प्रियम्बल का सोर्स क्या था, प्रियम्बल का नेचर क्या है, प्रियम्बल का स्टेटमेंट एंड प्रियम्बल का डेट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बट जो मेन जो आपको पीटी पॉइंटर से जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके। तो हिस्ट्री अगर जाने की बात करेंगे तो जो प्रियम्बल का जो आइडिया था वो आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। डेट आपको ध्यान में रखनी है 1947। तो जवाहरलाल नेहरू के आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है प्रियम्बल का जो आइडिया था वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रियम्बल है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। तो ये आपको जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि प्रियम्बल जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल्स की जो इंटरप्रिटेशन होगी, वो किस बेसिस पे होगी। प्रियम्बल कहीं ना कहीं वो एक रफ आइडिया हमें देने की कोशिश करता है, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में, तो इसको जानेंगे कि जो आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से कुछ वर्ड्स को डाला गया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बात आ गई थी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की भी जो है यहाँ पे आपकी बात हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि कितनी बार आपका अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल को, तो प्रियम्बल इज ओनली अमेंडेड वंस। तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि प्रियम्बल को जो है सिर्फ एक बारी जो है आपको अमेंड किया गया है। वो भी कब किया गया है, वो आपका किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, ओके। अब अमेंडमेंट से हुआ क्या, तो हमने जो है अमेंडमेंट से सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया और इंटेग्रिटी जैसे वर्ड्स को जो है हम लोगों ने डालने की कोशिश करी। अगर आप रिसेंटली भी करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, पिछले एक साल में आपकी प्रियम्बल को चेंज करने की बात की गई है, वो भी आपके प्राइवेट मेंबर के थ्रू। तो चेंज क्यों करने की बात करी गई है, क्योंकि उसमें और ब्रॉडनेस लाने की जरूरत है, जिसमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करा गया है, जिसमें हैप्पीनेस के बारे में जो है बात की गई है, ओके। अब ये आपका पीटी पॉइंटर, ये आपका प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1950 में, फिर मैंने अभी अभी आपसे बताया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है, अगर आप ये वाली स्लाइड में देखोगे, 1976 में जो है इन वर्ड्स को ढाला गया। ठीक है, तो अगर जहाँ जहाँ पे हमें सेक्युलर जो हमें वर्ड मिलेगा हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सेक्युलर हम काट सकते हैं, साथ के साथ हम यहाँ पे सोशलिस्ट भी जो है काट सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं हमारे पास चले गए। साथ के साथ हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और ये वाला ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जो है ये 1976 में जो है आपका ऐड करा गया था। तो इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये ऑप्शन आ जाएगा विच इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रियम्बल बात करेगा नेशन के बारे में, एक ओवरऑल आइडिया देने के बारे में जो है प्रियम्बल बात करता है। तो जानेंगे सबसे पहले कि नेशन क्या होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। तो जानेंगे नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है एंड नेशन स्टेट क्या होता है। अगर हम बात करेंगे नेशन के बारे में, नेशन जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। साथ में नेशन में जो फीलिंग रहेगी वो रहेगी आपकी किसकी, वी की फीलिंग रहेगी। ठीक है, वी का मतलब यह है कि भाईचारा, वहाँ पे आपको ब्रदरहुड की भी जो है फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये जो ब्रदरहुड की फीलिंग है वो इमोशनल हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेशन के बाद हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट के आपके 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट इज टेरिटरी। ठीक है, पहला कंपोनेंट जो है वो आपका स्टेट का वो है टेरिटरी, दूसरा है आपका सॉवरेनिटी, फिर आपका है पॉपुलेशन, और चौथा है आपका गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका आया हुआ है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन और आपकी गवर्नमेंट। अब स्टेट होगा तो स्टेट का अपनी टेरिटरी होगी तो वहाँ की अपनी सरकार होगी, वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वहाँ की अपनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्टेट। तो स्टेट को जो है सबसे पहली चीज़ क्या डिफाइन करता है, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन डी के बारे में। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट विद अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसा हमने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे टेरिटरी का कंपोनेंट आपको देखने को मिला है, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब भी डाल दिया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, देखते हैं आगे। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, सेफगार्ड। हो सकता है, कैन बी कंसिडर्ड। इसके बाद हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। कम्युनिटी ऑफ पर्सन, पॉपुलेशन आपका हो गया, टेरिटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिल गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, दिस इज व्हाट, दिस इज सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा, और ये जो कम्युनिटी ऑफ पर्सन है ये कुछ नहीं है, ये आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेशन स्टेट। हम लोगों ने बात करी नेशन क्या होता है, नेशन में वी की फीलिंग होती है। स्टेट क्या होता है, उसमें 4 कंपोनेंट्स के बारे में वी डिस्कस्ड। अब नेशन स्टेट के अगर बारे में बात करेंगे तो नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें आपको ये वी की फीलिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ है, वो वी के बेसिस पे हुआ। वहाँ पे भाईचारे का, फ्रेटर्निटी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग व्यूज हैं। दिस इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ के साथ ये आपका वैल्यू एडेड कंटेंट है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। सबसे पहले बात करेंगे कि वो नेसेसरी क्यों है, क्योंकि स्टेट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बिकॉज अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो सोसाइटी में आपको क्योस मच जाएगा। ठीक है, लोग इधर उधर जैसे आपके देख रहे हो वायलेंस, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी टेरिटरी के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रख पाए। फिर बात करेंगे कि इविल क्यों है। इविल इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो है वो कर्व करती है। किसके थ्रू कर्व करती है, लॉ मेकिंग के थ्रू जो है आपकी ये कर्व करती है। ठीक है, किस तरीके से सर, जैसे कि एज एन इंडिविजुअल यू आर नॉट अलाउड टू गो टू पार्लियामेंट। आपको पार्लियामेंट में जो है अलाउड नहीं अनलेस एंड अनटिल आप परमिशन लेके आते हो। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई गई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है आप नहीं जा सकते। तो लॉ मेकिंग के थ्रू जो है
लॉ मेकिंग के थ्रू जो है आपकी जो लिबर्टी है उसको सरकार या फिर स्टेट जो है वो कर्ब कर सकती है। ठीक है, ये जो व्यू था स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, ये किसका व्यू था? ये आपका था क्लासिकल लिबरल का। ये जो व्यू था ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, ये जो व्यू है ये क्लासिकल लिबरल व्यू है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टेट इज अननेसेसरी इविल। तो स्टेट इज अननेसेसरी इविल जो है ये एक एनार्किस्ट व्यू है। अब ये एनार्की क्या होता है, ध्यान से देखिए। एनार्की का मतलब होता है डिफाइन एनी अथॉरिटी बट इट डज नॉट मीन लॉलेसनेस। तो मतलब यह है कि हम अथॉरिटी को जो है डिफाई कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉ नहीं होगा। बिना अथॉरिटी के भी जो है आपका लॉ हो सकता है, जैसे कि आपका नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल लॉ के आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज राइट टू बी हर्ड एंड दूसरा जो आपका डिसीजन होगा वो बायस्ड नहीं होगा, वो फ्री एंड फेयर होगा। ये समझ में आ गया आपको? स्टेट इज अननेसेसरी इविल एंड इसके हमने एनार्किस्ट व्यू आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इनको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। ठीक है, गांधी जी के मुताबिक जो है पीपल दे आर गुड एट हार्ट, तो उनको जो है जरूरत नहीं है कि उनकी लिबर्टी को जो है कर्ब करने की। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट इज अननेसेसरी इविल जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे पुलिस अथॉरिटी के बारे में। यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी का जो रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम बात करेंगे स्टेट इज पॉजिटिव गुड के बारे में। तो इसका पॉजिटिव गुड का मतलब क्या है कि इस केस में जो है स्टेट बात करेगी किस तरीके से सोसाइटी में इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, स्टेट कैन क्रिएट द कंडीशंस। अब ये कंडीशंस है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, और दिल्ली से जो है आप जाना चाहते हो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे सरकार क्या करेगी? मान लो कि ये वाला जो आपका एरिया था ये आपका फॉरेस्ट एरिया था। ठीक है, तो आप जा सकते हो, बट स्टेट यहाँ पे जो है आपके लिए मे बी ब्रिजेस बना दे। ठीक है, मे बी जो है सरकार यहाँ पे आप लोगों के लिए रोड्स बना दे कि जिससे जो है आपका जो जाना है वो आपका इजी हो जाए। तो बोलने का मतलब यही था कि स्टेट जो है वो कंडीशंस क्रिएट करेगी जिससे जो है आप लिबर्टी को जो है आप एंजॉय कर पाओगे। ये जो व्यू था ये अमर्त्य सेन का जो है ये व्यू था। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको दे दिया है, रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप देखोगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है किसके ऊपर? पीएम गति शक्ति के ऊपर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर जो है सरकार ने बात करी है। सवाल है क्यों बात करी है? इसलिए बात करी है कि सरकार ये चाहती है कि जो फ्रेट मूवमेंट के जो रेट्स हैं उसको कम किया जाए। जब फ्रेट मूवमेंट के रेट्स आपके कम होंगे, जो प्रोडक्ट होगा, जो गुड्स होंगे, वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस या फिर वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सर आपने ये चीज़ें तो बता दी, आपने 3 व्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, बट आप हमें ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है स्टेट इज पॉजिटिव गुड के बारे में। इसीलिए आप देखोगे कि सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर सरकार की तरफ से सोशल सेक्टर स्कीम्स जो है स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो है सरकार कुछ ना कुछ जो है वो काम करती ही रहती। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें आप लोगों को पता है कि 5 kg जो है इसमें वीट आपका दिया गया है। ठीक है, 5 kg वीट आपको इसमें देखने को मिलेगा। पर इसके साथ साथ जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, उसके तहत भी जो है इन लोगों को 5 kg एडिशनल मिल रहा है। तो इसकी वजह से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ये जो है उनको क्या मिल रहा था? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। और नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इनको ये जो 5 kg तो है ये इनको सब्सिडाइज्ड प्राइस, मतलब 3 रुपीज़ पर kg, 5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से जो है उनको चीज़ें मिल रही थी। ठीक है, इसमें जो सरकार का जो स्टेट एज अ पॉजिटिव गुड के कॉन्सेप्ट में सरकार बात करती है किसके ऊपर? इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर जो है सरकार बात करती है।
दूसरा, आप यहाँ पे देखोगे एक सरकार की एक स्कीम है, किसके लिए? सरकार की एक स्कीम है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है पीएम आवास योजना। इस पीएम आवास योजना के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका रूरल कंपोनेंट है, एक आपका अर्बन कंपोनेंट है। आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि रूरल कंपोनेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है और ये जो अर्बन कंपोनेंट है वो आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रियम्बल में सॉवरेन क्या होता है, सॉवरेन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बट क्या होता है यहाँ पे बात करेंगे। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ये होता है कि जो भी सरकार का जो डिसीजन होगा वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू जो है वो नहीं बनेगा। सो नो एक्सटर्नल फोर्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ आवर कंट्री। जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगी वो एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान में रखे हुए जो है वो नहीं लेगी। अब सवाल है क्या इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री? तो सॉवरेन कंट्री तो है, बट ये सिर्फ पेपर में है, ठीक है। क्या इट इज, अब ध्यान में जो आपको ये रखना है, ध्यान में आपको ये रखना है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट सॉवरेन। क्यों सर नॉट एब्सोल्यूट सॉवरेन क्यों नहीं? देखेंगे। सॉवरेन ये समझ में आ गया, नो क्यों? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे ऊपर थोप दिए गए थे। आप अगर देखोगे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनमें जो मोस्टली जो कंट्री डोमिनेट कर रही थी वो कर रही थी यूएस, ठीक है। तो यूएस की वजह से जो है इनके थ्रू जो है हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो आपके मार्केट जो है वो आपके खुल गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो आपके डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर वी आर कमिटेड टू सो मेनी एग्रीमेंट्स एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आप देखोगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सरकार के लिए एक ऑब्लिगेशन है कि 2070 तक जो है अपनी इकोनॉमी को कार्बन न्यूट्रल करना है। तो ये है क्या? ये मॉरल ऑब्लिगेशन है ना कि भाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन में आए, अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आए कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है, तो आंसर होगा येस, ठीक है। बट अगर इंडिया इज अ ट्रूली या इज अ एब्सोल्यूट सॉवरेन कंट्री तो आंसर होगा नहीं। तो ये कीवर्ड्स को जो भी है आपको इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशलिस्ट के बारे में। तो किस हमारी आप लोगों को पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर इंडियन सोसाइटी जो है या इंडियन इकोनॉमी जो है इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आपको कैपिटलिस्ट ट्रेसेस भी देखने को मिलेंगे और साथ के साथ आपको सोशलिस्ट ट्रेसेस भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो जानते हैं कि सोशलिस्ट है क्या? तो सोशलिस्ट का मतलब ये होता है पुअर पीपल का वेलफेयर करना, कि स्टेट जो है पुअर पीपल को क्या करेगी, स्टेट जो है पुअर पीपल का वेलफेयर करेगी, उनको क्या करेगी, अपलिफ्ट करेगी। और कैसे करेगी? आपकी सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, तो पीडीएस सिस्टम जो है आपका, तो उसमें जो है सरकार क्या दे रही है, आपकी सब्सिडाइज्ड प्राइस आपको दी जा रही है। फिर आप देखोगे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर ये होता क्या है कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया 8% का, ठीक है, अब आपको जो है मान लो 5% ही जो है आपको पे करना है, बाकी का जो है 3% वो बोलेगी सरकार, बोलेगी हम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करता है कि जिससे जो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके आपकी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे, जिसके तहत आपका रूरल जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम पे जो है आपके दिव्यांगन या फिर इन सब लोगों को जो है सरकार की तरफ से 5,000 और 1,000 रुपीज़, जो 5,000 बोल रहा हूँ, 500 एंड 1,000 रुपीज़ जो है आपके गए थे। साथ में बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये आपको इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? तो रीज़न यही था कि नेशनलाइज करने से जो है रूरल, जो आपका रूरल पॉपुलेशन है उसको ये बैंक स्कैटर कर पाएगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी भी रूरल ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप बात करो HDFC के बारे में या फिर आप बात करो ICICI के बारे में, तो इनके आपको रूरल ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि रूरल पॉपुलेशन में जो है उतनी कमाई इनकी नहीं होगी। पर अगर रूरल पॉपुलेशन में अगर ये लोग रूरल पॉपुलेशन को अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं होगी तो क्या कंट्री ग्रो कर पाएगी?
तो इसीलिए जो है बैंकों का क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, जिससे कि ये जो बैंक है ये रूरल कंट्रीज या फिर रूरल पार्ट में जाकर भी जो है अपने बैंकों को जो है सेटअप कर सकती है। इसलिए आप देखोगे कि रीजनल रूरल बैंक जो कि कैटर करता है किससे, जो कैटर करता है रूरल पॉपुलेशन की नीड्स को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है, ये करंट अफेयर्स में रहा है कि आरबीआई ने जो है माइक्रो फाइनेंस की जो डेफिनेशन है, आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज कर दिया गया है। आप अगर देखोगे, अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें उसके बाद आपको कोलेट्रल चाहिए होगा। बट क्या किसी भी गरीब फैमिली के लिए क्या पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, कि कोलेट्रल देना, और उसके बाद आप देखोगे कितने सारे कंप्लायंसेस होते हैं, कंप्लायंसेस की चीज़ों को आपका सेटिस्फाई करवाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई ने स्टेप लिया कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जिसमें उन्होंने बात करी कि भाई कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो आपका दिया जाएगा। साथ के साथ किनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सबको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख से कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई प्री पेमेंट, मतलब जो आपका ड्यूरेशन जो है उससे अगर पहले अगर आप पे करोगे तो कोई आपसे एक्स्ट्रा फी या फिर पेनल्टी जो है चार्ज नहीं की जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्यों चार्ज करेंगे, अगर पे कर रहे हैं बैंक को तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आप ये समझिए कि बैंक के लिए जो लोन है वो आपका असेट है। अगर मान लो कि 15 साल के बाद अगर कोई लोन वापस करता है तो एक इंटरेस्ट जो है वो आपका बनता है। पर अगर मान लो 15 साल की बजाय 5 साल में पे कर देगा तो बैंक के लिए जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे बैंकों में, बहुत सारे लोन्स में जो है प्री पे करने पे जो है आपको पेनल्टी भी भरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रेम्बल में, जैसे कि हमने कहा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कुछ कीवर्ड्स को डाले गए। ठीक है, कीवर्ड्स किसने डाले और कौन सी सरकार थी, उस टाइम आपकी इंदिरा गांधी की जो है आपको सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ ये कि इंदिरा गांधी मासेस के साथ कनेक्ट करना चाहती थी, बिकॉज उनको लगा कि अगर मेरे को राज करना है तो मेरे को ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और यही चीज़ हम लोगों ने देखा 2014 के इलेक्शन या 2019 के इलेक्शंस के टाइम पे। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके ट्विटर हैंडल्स में जो है ये चौकीदार वर्ड आपका ऐड हो गया। ठीक है, अब सवाल है कि चौकीदार या फिर चाय वाला, आपको देखोगे कि लीडर्स में जो है ये कॉन्सिस्टेंटली ये कीवर्ड्स यूज होते रहते हैं, इनके थ्रू जो है वो मासेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 1970 में जो है अपने देश में एक वेव चली। किसकी वेव चली, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की। तो ये आपकी बीजेपी की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो थी इनके अगेंस्ट थी। इंदिरा गांधी अगेंस्ट थी इसी के लिए, जो ये जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल करा वो है सेक्युलर वर्ड, वो लेकर आई। तो उन्होंने ये कहा कि मैं धर्मों की राजनीति जो है वो नहीं करूँगी, मैं धर्मों की राजनीति नहीं करूँगी। उसके बाद और देश को टूटने नहीं दूंगी, और वहीं से आपका ऐड हो गया ये वर्ड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये सेक्युलर आपको ध्यान में रखना है, ये इंटेग्रिटी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेटिक को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला कि एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरा आपका होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है उसमें आपको डायरेक्ट इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वेरास पार्टिसिपेटिव में इट्स अ कॉन्टिन्यूअस डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हम जो है हम चाहेंगे कि ग्रास रूट लेवल से जो है लोग आके उसमें जुड़ें, लोगों का जो वॉइस है वो हमें देखने को मिले, टू इंक्लूड ग्रास रूट पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में जो है लोगों को जोड़े, तो हमें ये पता चलेगा कि लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ओके। आप देखोगे नीति आयोग, तो नीति आयोग से पहले कौन सी थी बॉडी, प्लानिंग कमीशन थी। तो प्लानिंग कमीशन की अगर आप बात करूं तो प्लानिंग कमीशन में आपका जो डिसीजन जो फ्लो होता था वो टॉप टू बॉटम होता था। ठीक है, नीति आयोग में क्या होता है कि इसमें आपका पार्टिसिपेशन रहता है, इसमें आपका स्टेट्स का भी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर पंचायत सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो इसीलिए लेकर आया क्योंकि उसमें बात की जा रही थी किसके बारे में, ग्रास रूट लेवल की लोगों को जो है ज़मीन से जो है जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बात जो है सुनी जाए। वहाँ पे अगर उनको जोड़ा जाएगा तो भी ग्राउंड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक के बारे में। आप लोगों को पता होगा दो चीज़ें होती हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो आपके होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। हेड ऑफ द स्टेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट की अगर आप बात करोगे, स्टेट को आपको जुडिशरी हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेटिव आपको देखने को मिलेगा। और ये तीनों क्या है, इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू टॉक्ड अबाउट व्हाट, मॉन्टेस्क्यू टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है? तो आंसर बताइए। आंसर इज यस, इंडिया जो है सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है? तो इस केस में आपका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नो। कैसे हो जाएगा देखते हैं। अब आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल ओवर रीच हो गया। ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या? ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है या जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव के डोमेन में जाएगी या जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके जो है वर्क करेगी। अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस के बारे में तो ये वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनेंस होता क्या है। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ बनाएगी। लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। बट इस केस में ऑर्डिनेंस के तहत क्या होता है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है वो आपकी लॉ बनाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जुडिशियल ओवररीच की अगर बात करोगे, इसमें जुडिशरी जो है वो आपकी क्या बनाएगी? जुडिशरी आपकी लॉ बनाएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो है आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपके लिए जो है रूल्स या फिर लॉ बनाते हैं। बनाना किसको चाहिए? बनाना चाहिए लेजिस्लेचर को, या फिर आप बात कर सकते हो लेजिस्लेचर, या फिर बनाना किसको चाहिए? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पर यहाँ पे बना कौन रहा है? यहाँ पे बना रहा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है बेसिक चीज़ें। फिर हम बात करेंगे सोशल जस्टिस। तो जस्टिस इसलिए इंश्योर करा जाता है सो दैट कि कोई भी कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। दूसरा हम बात करेंगे कि जो इनइक्वालिटी गैप है वो किस तरीके से जो है रिड्यूस करना है सो दैट कि जो रिच और पुअर का जो डिवाइड है, जो कि हमारे देश में कॉन्स्टेंटली एक डिबेट बनता रहता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, कि उसके जो गैप को किस तरीके से रिड्यूस करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1990 के आसपास जब आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स आई तो उसमें दो चीज़ें हुई। उसमें ये हुआ, रिफॉर्म्स आने के चलते आपका रिच और रिच हो गया और पुअर जो है वो और पुअर हो गया, जिसकी वजह से जो है रिच और पुअर के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इनइक्वालिटी जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए जो है सरकार जो है अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आती है, जिससे कि इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए या फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर पाए, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी और इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, हमें ये दोनों कंपोनेंट्स हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। इक्विटी का मतलब ये है कि स्टेट विल गो एक्स्ट्रा माइल। स्टेट जो है एक एक्स्ट्रा माइल जाएगी टू हेल्प व्हाट, टू वल्नरेबल सेक्शन को हेल्प करने के लिए। किस तरीके से हेल्प करेगी? स्टेट जो है वो बात करेगी रिजर्वेशन की, स्टेट जो है बात करेगी सब्सिडी के बारे में, स्टेट बात करेगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि लॉ जो है वो सबके लिए सेम है। जैसे कि अगर आप बात करो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो ये सोच के नहीं बनाए गए हैं कि वो सिर्फ अमीर लोग ही जो हैं वो फॉलो करेंगे। समझ में आया? तो ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो एक इक्वालिटी के अंदर जो है आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे इक्विटी क्या है, मान लो कि ये ए रेस, ठीक है, और ये आपका बी है। तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन क्या होता है कि बोला जाएगा, मान लो कि ये ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों को जो है रेस करना है, ठीक है। तो इस केस में जो है मान ये जो बी है सरकार की तरफ से, ए तो रेस लड़ेगा यहाँ से, पर बी जो है वो यहाँ से लड़ेगा,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका समझ सकते हो कि रिजर्वेशन, क्योंकि इस केस में सरकार ने इनको कुछ बेनिफिट दिया है सो दैट कि ये लोग जो हैं, जो भी आपके लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ जो है वो आपके compete कर पाएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रैटर्निटी के बारे में। तो फ्रैटर्निटी इट टॉक्स अबाउट ब्रदरहुड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वी, फीलिंग ऑफ वी, तो वो आपको भाईचारे की जो फीलिंग है वो आपको फ्रैटर्निटी में आपकी नजर आएगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक आपका नेशनलिज्म हो गया, एक आपका पैट्रियोटिज्म हो गया, और एक आपका जिंगोइज्म हो गया। नेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो नेशनलिज्म है क्या, तो व्हेन पीपल फील दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन गोल। अब ये जो कॉमन गोल है ये आपका कल्चर हो सकता है, आपका रिलीजन आपका, ये आपका हो सकता है, ठीक है। जो आपकी कॉमन फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनलिज्म आपका हो गया। पैट्रियोटिज्म जो हो गया ये एक हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म होता है। क्या होता है पैट्रियोटिज्म, दिस इज हायर लेवल ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। जिंगोइज्म की बात करें, दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म, जिसमें कि आपको वायलेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आसान शब्दों में बोलूं, आई लाइक यू, ठीक है, तो दिस इज लाइक, दिस इज लव, एंड दिस इज लव प्लस वायलेंस। ये आपको क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी। इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन वुड यू एक्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि लिबर्टी से जो है आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। It talked about protection against tyranny of political rulers, okay, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपकी आती हैं, एक आपका आता है फ्रीडम और दूसरा आपका आता है लिबर्टी। अगर हम फ्रीडम के बारे में बात करें, इट हैज़ मोर ऑटोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा अगर मन कर गया मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं मर्डर कर सकता हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें क्या है, फ्रीडम के बारे में बात करता है। पर ये जो मैं कर सकता हूँ ये कहीं ना कहीं जो है मेरे को लॉ करने नहीं देंगे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज लिबर्टी, ठीक है। जो फ्रीडम का जो नेचर होता है, इट टॉक्ड अबाउट मोर ऑटोनॉमी। इसमें बात करते हैं एब्सोल्यूट नेचर के बारे में। और ये जो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट होता है, इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट। वेयर एज लिबर्टी जो है, इसका जो आपका ब्रॉडनेस है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लिबर्टी को जो है कर्ब किया जाता है किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। इट इज कंटेन्ड बाय लॉ। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लिबर्टी इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एंड इसका जो नेचर होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लॉ जो है, लॉ में वो सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं कि जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा मर्डर, तो मर्डर आप नहीं कर सकते, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि लॉ में जो है इट्स अ पनिशेबल एक्ट, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लिबर्टी के बारे में, तो लिबर्टी के बारे में दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट जो है कि लिबर्टी इट्स अ पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरा इट्स अ नेगेटिव लिबर्टी। तो बात करेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। नेगेटिव लिबर्टी के बारे में सिंपल सा फंडा आपको ये ध्यान में रखना है कि इस केस में कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होगा। क्या बोला मैंने, कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं होगा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें जो स्टेट का जो रोल होगा वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होगा। लिमिटेड होने का मतलब ये होगा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी जो होगी, ये बताइए आप लोग कि इस केस में फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। स्टेट का जो रोल होगा वो लिमिटेड होगा, इट्स अ लेजस फायर। तीसरा, ये जो व्यू है आपका, ये व्यू है आपका क्लासिकल लिबरल का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लासिकल लिबरल जो है ये मानते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को, जिसमें कि स्टेट का जो रोल होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट इज नेसेसरी इविल, वी टॉक्ड अबाउट नेसेसरी क्यों और इविल क्यों, ठीक है। तो ये व्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। वेयर एज पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो बात करेगा कि भाई लॉ एसेंशियल है लिबर्टी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बात करोगे किसी भी सोसाइटी में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द फर्स्ट थिंग, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू हैव सम डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू हैव सम पनिशमेंट्स कि भाई ये नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपको क्योस देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको दंगे देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको वायलेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब को रोकने के लिए जो है
हमारे पास लॉ है और लॉ के थ्रू जो है हम लिबर्टी को क्या करते हैं, कटेल करते हैं, उसका जो ब्रॉडनेस है उसको हम लोग नैरो डाउन करते हैं। दूसरा, इसमें हमने बात करी थी कि प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस विच आर एसेंशियल फॉर फुलर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनालिटी। इसमें जो है स्टेट हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल दिया था। उस केस में जो है सरकार क्या करेगी, सरकार वो कंडीशंस क्रिएट करेगी जिससे जो है आप लिबर्टी को एक्सरसाइज कर पाओ ऑन ए ग्रेटर लेवल, दैट वेज यू विल डेवलप योरसेल्फ। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेकर आई, सरकार वो इंप्रूवमेंट्स लेकर आएगी, ठीक है, कि जिससे आप परस्यू करो, आप हायर एजुकेशन परस्यू करो। जैसे कि आप देखोगे पीएम रिसर्च का प्रपोजल होता है, ठीक है, उसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये क्यों करा जाता है, ये इसलिए करा जाता है, स्टेट उस टाइप की कंडीशंस क्रिएट करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिसर्च में जाए। रिसर्च एज अ डोमेन को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो है इस टाइप के प्रोविजंस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये सब करेगा कौन, जैसा कि मैंने डिस्कस कर दिया, ये सब करेगा स्टेट आपके क्रिएट करेगा। उससे जाने के लिए हम लोग पीछे जाएंगे। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट लिबर्टी की अगर बात करोगे, ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन में हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, ठीक है। तो मैंने ऐसे जैसा कि आपसे कहा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरानी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो नहीं होगा, वो नेगेटिव लिबर्टी का आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। सो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपसे कहा, क्या मैंने आप लोगों को पीएम रिसर्च स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आजकल बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो बात हुई है, दैट इज नथिंग बट पीएम गति शक्ति। ठीक है। दूसरी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में भी जो है आपसे बात की गई है, ठीक है। फ्रीडम, इसके बारे में भी टॉक्ड अबाउट, तो थोड़ा आप लोगों को रिवाइज आप लोग कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और आपको जो ध्यान में रखना है वो कीवर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो है 34 लाख की एफडी। तो ये जो 3 हो जाएगा ये आपका फंडामेंटल राइट हो जाएगा, पार्ट 4 आपका हो जाएगा डीपीएसपी हो जाएगा, और साथ में ये जो है आपका हो जाएगा क्या, फंडामेंटल ड्यूटी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे कि जो आइडिया था फंडामेंटल ड्यूटी का, आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, उनसे हम लोगों ने वैल्यूज़ को डिराइव करने की कोशिश करी। तो सिमिलरली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने रशिया से लिया था, पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। और ये कमेटी कौन सी थी, ये आपको ध्यान में रखनी है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। पहले अगर आप बात करोगे ओरिजिनली, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। टोटल ओरिजिन की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले आपके सिर्फ 10 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी थी, बट 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपका एक और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी, तो टोटल आपके कितने हो गए, टोटल आपके जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिटीजन्स को रिमाइंड करता है कि भाई आप जो आपके पास जो अधिकार है, राइट्स जो हैं, उसके साथ साथ आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंट्री के प्रति आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है। राइट के लिए तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट आपकी भी तो अपनी की ड्यूटी बनती है, ठीक है। और ये सब जो चल रहा था, ये इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे जो है ये सारी चीज़ें आपकी चल रही थी, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है ये चीज़ें, ओके। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका दीज आर नॉन जस्टिसेबल, कि आप कोर्ट के पास जाके जो है ये नहीं बोल सकते कि भाई इनको एनफोर्स कराओ, या सरकार या स्टेट जो है इनको जाके नहीं बोल सकती कि इनको एनफोर्स कराया जाए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आप लोगों को जो है इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। द फर्स्ट थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस तरीके से जो है, तो आप लोगों को कीवर्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो आपका हार्म नहीं होना चाहिए, जो नेशनल फ्लैग और इनके साथ जो फीलिंग्स हैं वो आपकी हार्म नहीं होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपके नेशनल स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी आइडियल्स हैं, जो भी आपके पर्सनैलिटीज़ हैं, एक रेस्पेक्ट की भावना जो है हमेशा होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग,
दूसरा ये है कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को जो है आपको हमेशा अपहोल्ड करके रखना है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, तीसरी चीज़। चौथी चीज़ हम बात करेंगे कि नेशनल सर्विस के फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई वॉर हो चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, अगर कोई वॉर हो, उस केस में अगर सिटीजन्स की ज़रूरत पड़ी तो उसमें जो है आपको नेशनल सर्विस को ध्यान में रखते हुए जो अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। फिफ्थ, आपको हार्मनी, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल, मतलब भेदभाव की जो भावना है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रादर ब्रदरहुड की फीलिंग्स आपकी होनी चाहिए। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें जो हैं ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस और रिलीजियस लाइंस, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया का जो रिच हेरिटेज है या फिर रिच हेरिटेज एंड जो कंपोजिट कल्चर है वो आपको प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। साथ के साथ आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेंगे, जिससे कि हम इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। इनोवेशन से आपकी जॉब्स आपकी क्रिएट होंगी। स्टार्टअप्स आप देख रहे हो कि बहुत लोग जो हैं फिनटेक के फील्ड में जो हैं आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिनटेक हो गया, एडटेक हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ये आपकी हार्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके मान लीजिए पार्क्स हो गए या फिर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, इन सब का जो है वायलेंस करते टाइम आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। वायलेंस को ये प्रमोट नहीं करती, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि इंडिविजुअल के हर स्फीयर में जो एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, ठीक है, स्टेट जो है उसको हेल्प, स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट वो कंडीशंस क्रिएट करेगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। इंडिविजुअल को भी ये बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि दीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। ये कोई एनफोर्स नहीं करा सकता, ये कुछ नहीं करा सकता, दीज आर मॉरल ऑब्लिगेशंस। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, इसलिए आप देखोगे कि सरकार जो है आपकी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है, ठीक है, कि आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में सरकार ने जो है बात करा है। तो उसमें ये बोला गया है कि एज एन इंडिविजुअल आपको अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टेटमेंट्स में आपको ये इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपको दिए जा सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ो तो उसकी स्पिरिट में जाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो रिटर्न टेक्स्ट है दैट्स वो ठीक है, बट आपको थोड़ा सा लेवल जाना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी होनी चाहिए। ओके, तो बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। द लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। तो फर्स्ट मैंने आपसे ये चीज़ कही कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स के प्रति जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, ये स्टेट उनके ऊपर इन्फोर्स नहीं करवा सकता। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा हो जाता है गलत, ठीक है। फिर दे आर को रिलेटेड या को रिलेटिव टू आपकी लीगल ड्यूटीज़। लीगल ड्यूटीज़ का मतलब ये हो गया, लीगल ड्यूटीज़ का मतलब ये हो गया कि वो ड्यूटीज़ हो गई जो कि किसी लॉ में आपको मेंशन है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, इसके लिए हमारे पास तो कोई लॉ नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये भी आपका पॉइंट आपका हो गया, और इसके चलते जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर वन एंड टू। क्लियर है आपको, ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, आपको देखने को मिल सकती हैं, कहीं और भी आपको देखने को मिल सकती है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, किस तरीके से जब आप टॉपिक को पढ़ोगे तो किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे DPSPs। ओके, DPSPs जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा 34 लाख की FD, ठीक है, मैंने आपसे कहा 34 FD, ठीक है। अभी उसमें आपका ये जो है आपका आता है DPSP। अब ये DPSP है क्या, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकार ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दी हैं, फिर हमारे कुछ DPSPs भी हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आप बात करो DPSPs की, तो DPSPs जो है वो सरकार को गाइड करती है, ठीक है, सरकार को गाइड करती है कि सरकार की पॉलिसी में जो है इन चीज़ों के एलिमेंट्स या फिर इन चीज़ों के कंपोनेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। अब अगर DPSP में वो चीज़ें डली होती हैं जो कि स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि स्टेट जो है अगर उसके पास रिसोर्सेज हुए तो वो उसको फंडामेंटल राइट गारंटी करवा सकती है,
जैसे कि राइट टू एजुकेशन की अगर आप बात करो तो राइट टू एजुकेशन जो है पहले आपका इसमें था, डीपीएसपी में था, बट स्टेट को लगा कि अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब जो है हम इसको एज अ गारंटेड राइट अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं। तो बोलने का मतलब सिंपल सा ये है कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, गाइड करता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को गाइड करता है। ये समझ में आया? ओके। अब सवाल ये है कि डीपीएसपी का स्टेटस ऊपर है कि फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस ऊपर है, इसको आगे अपने डिस्कशन में आगे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें कहाँ से मिला, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये प्रीलिम पॉइंटर आपके लिए हो जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो आपका रशिया से अडॉप्ट किया गया था और जो डीपीएसपी है उसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। लोगों को क्लियर है चीज़ें? ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर बात करो तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, पार्ट 4 में जो है इसका डिस्कशन हुआ है, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ये एम करता है कि भाई जो अपनी सोसाइटी में जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो लोगों को जो है मिल पाए। किनको मिल पाए? लोगों को जो है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो मिल पाए। और दूसरा, ये सरकार को ये भी बताती है कि स्टेट को जो है एज अ वेलफेयर का भी काम करना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। पहला आपको ये ध्यान में रखना है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, कि इसको जो है कोर्ट में जो है लेके नहीं जा सकते कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो इसको इन्फोर्स कराओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको लॉ के द्वारा भी जो है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स अगर आपका हार्म होता है, हम लोगों को पता है अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है आप जा सकते हैं, तो इसीलिए ये जस्टिसेबल है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ की बात करोगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ये हमने डिस्कस कर लिया। दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं स्टेट की पावर को कटील करता है, स्टेट की पावर्स को लिमिट करता है, ठीक है, इसीलिए स्टेट के कंपैरिजन में वो नेगेटिव है। वेयर एज डीपीएसपीज जो है ये स्टेट के कंपैरिजन में पॉजिटिव रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को गाइड करती है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई लॉ बनाओगे, जब भी आप कोई एक्ट लेकर आओगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट की अगर आप बात करो, इट टॉक्ड अबाउट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, समझ में आता है, टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी। इसमें हम बात करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कि भाई आप डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी का मतलब होता है मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी जो बोलेगी वही होगा, ठीक है। तो आपको मेजॉरिटी के साथ साथ जो है आपको उन लोगों के ऊपर भी ध्यान में रखना है कि जो आपके गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। फिर इनके लीगल सैंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या फिर आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। और ये जो मॉरल, अगर आप इसकी बात करोगे, ये क्या है, ये मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस आपके होते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, स्टेट के ऊपर, ठीक है। फिर स्टेट के ऊपर, ठीक है ना, इंडिविजुअल फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था। ऑल्सो दिस फंडामेंटल राइट इट प्रोमोट्स द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, कि राइट टू लाइफ में हम लोगों ने देखा, राइट टू एजुकेशन में देखा कि किस किस तरीके से हमारे पास कुछ अधिकार हैं जो हमें स्टेट्स ने प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आप बात करोगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इट टॉक्ड अबाउट व्हाट, इट टॉक्ड अबाउट वेलफेयर के बारे में जो है ये बात करता है, कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में जो बात करता है। किस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी आपकी पीडीएस सिस्टम के थ्रू, सब्सिडी स्कीम्स के थ्रू, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है हम लोगों ने ऑलरेडी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे जो आपके डीपीएसपीज हैं उनको डिवाइड करा गया है 3 चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, अगेन स्टेटमेंट्स आप क्या आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। दूसरा, आपको ये पूछा जा सकता है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें बात कर सकती हैं, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है सो दैट कि पेपर में आप एलिमिनेट चीज़ों को कर पाओ। सो विल स्टार्ट विथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट से हमें ये समझ में आता है कि स्टेट जो है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करेगी। कैसे करेगी देखते हैं। प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमानेंट बाय जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात करेगी क्या, यहाँ पे वो बात करेगी मीन्स ऑफ लिवलीहुड के बारे में। टॉक्ड अबाउट प्रीएम, आप लोगों ने देखा होगा एमजी नरेगा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स जो हैं सरकार ने चलाई हैं,
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा पीएम रोजगार योजना की भी बात चली गई है। ये माइग्रेंट वर्कर को स्किल अपस्किल करने के लिए जो है सरकार ने बात करी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, ये आपको समझ में आता है कि सरकार उस टाइप की चीज़ों को करेगी सो दैट कि लोगों में जो है, इसीलिए आप देखोगे वन नेशन वन रेशन कार्ड की बात करी गई है सरकार ने। ठीक है, ओके। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये समझ में आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी हेल्थ सेक्टर में सरकार ने प्रोवाइड कराने की। आयुष्मान भारत की अगर आप बात करोगे कि जिसमें सरकार की द्वारा जो है स्टेप्स लिए गए हैं कि अपने हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ऑल्सो इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन को जो है इन्होंने क्या बना दिया है, एजुकेशन को इन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया है, ठीक है। और भी कुछ देखते हैं, फ्री लीगल एड के बारे में बात करा गया है कि आप लोगों को जो है लॉयर्स मिल सकते हैं अगर आपको कोई केस लड़ना है, अगर आपकी इनकम, कुछ क्राइटेरिया सेट है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी, ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है जो गरीब लोग हैं उनको सरकार हेल्प करेगी, ठीक है। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, तो इस सब के थ्रू भी जो हमने देखा कि कोविड के टाइम पे सरकार ने इन लोगों को पैसा पे किया था, ठीक है। उसके बाद ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट ने भी हम लोगों ने देखा है। मातृवंदना योजना, पीएम मातृवंदना योजना में सरकार ने प्रोविजंस लेकर आई है कि जिसमें सरकार जो है आपकी कुछ पैसे देंगे सो दैट कि ये जो प्रोसेस है पूरा वो अच्छे से आपका निपट जाए। और दूसरी चीज़, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को भी जो है प्रमोट करने की कोशिश की गई है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life, social and cultural opportunities of all workers, समझ में आता है। Steps to secure participation of worker, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के चलते हम लोगों ने बात करी थी फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो अब आप देख रहे हो फोर्टिफिकेशन के बारे में जो है बात करी जा रही है, जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स आपके डाले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स डाला जाएगा सो दैट कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सरकार मीट कर पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे विलेज पंचायत्स के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल एंड SC STs और आपका जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में जो है बात करेंगे। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, गुजरात में आप लोगों को पता होगा अहमदाबाद में ये सारी चीज़ें बैन हैं, तो आप वहाँ से भी जो है ये आपके सब कर सकते हैं। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स, और ये भी जो है बताया गया है कि स्लॉटरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गांधीयन वाला इट्स एन ईजी पार्ट। मेंस के आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो अगर आपको ये चीज़ें ध्यान में होगी कौन से आर्टिकल में क्या था, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा स्टेटमेंट याद होगा, डेफिनेटली नहीं हो सकता है, ठीक है, बट आपके जो कीवर्ड्स हैं आप अगर उनको ध्यान में रख के आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपकी जो लिखने का जो इन्हांस बहुत होगा, आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत इन्हांस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल दे विल टॉक अबाउट इंटेलिजेंट थिंग्स, ठीक है ना। वो बात करेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। वो बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। दे विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। अभी अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो किया है, सरकार का फोकस है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर को वो साइंटिफिक लाइंस में जो है लेकर जाने की कोशिश कर रही है। आप देखोगे कि शुगर केन, ठीक है, जो शुगर केन है ये आपका पेटी पॉइंटर में आ गया है कि शुगर केन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी इसको चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार जो है जा रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, जिसमें सरकार ने बात किया है ऑयल सीड्स के ऊपर कि किस तरीके से ऑयल सीड्स या फिर अदर पल्सेस को अगर हम प्रोडक्शन करें तो उससे जो है बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा और सरकार का जो इम्पोर्ट बिल है वो आपका कम होगा, ठीक है। और जो MSP में जो बहुत सारा पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है लिमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, बेसिक चीज़ें हैं। टू सेपरेट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर की इसमें बात करी गई है। और यहाँ पे बात करी गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बोला गया है। विच रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। पार्ट 4 का मतलब आपको ध्यान में रखना है क्या, मैंने अभी भी बोला था 34 लाख EFD एंड 4 स्टैंड्स फॉर DPSPs। तो दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय माई कोर्ट, तो DPSPs को आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है,
अगर हमने फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया तो आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे पास बचता है बी और डी, ठीक है, जिसमें से आपका ट्रू तो है, टू जो है वो आपका सही है। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, दैट इज ट्रू। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, मैंने अभी भी आपसे कहा कि डीपीएसपीज जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट जो लॉ बनाएगी, ठीक है, स्टेट जो लॉ बनाएगी उसको इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे पार्ट 3 में जो है हमें ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम इसकी बात हुई थी मैग्ना कार्टा, ये बात आपकी चली जाती है कि इसमें 1215 के बारे में, जहाँ पे इस टाइप की चीज़ों के बारे में जो है बात होना स्टार्ट हो गया था। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करोगे तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। द फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। ये स्टैटिक पोर्शन है, आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से करा होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दो स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। अब इसमें जो आपका वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है, आई डिस्कस दैट। तो राइट जो आपकी राइट टू इक्वालिटी है, जो राइट टू इक्वालिटी है वो बात करती है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फ्रीडम की अगर आप बात करो, ये बात करती है 19 to 20, 19 to 22 के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन की अगर आप बात करो, ये बात करता है 23 to 24 के बारे में, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो रही हैं चीज़ें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देख लीजिए, एडुकेशन राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया। इस केस में जो है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेयर एज अंडर आर्टिकल 226 आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब अगर बात करें ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड, ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई डेफिनेटली शेयर कि राइट टू प्रॉपर्टी जो थी ये पहले फंडामेंटल राइट थी, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 एक्ट के थ्रू जो है इसका स्टेटस जो है इसको चेंज करवा दिया गया, इसको डाल दिया गया कहाँ पे, आर्टिकल 300 पे। सवाल है क्यों, इसको क्यों डाल दिया गया, इसके स्टेटस को क्यों चेंज कर दिया गया, इसको हम लोग आगे वाले डिस्कशन में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, हो गया, डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत डाउट रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट क्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो ह्यूमन राइट्स जो होती हैं ये आपकी कुछ बेसिक मिनिमम राइट्स होती हैं जो आपको प्रोवाइडेड होती हैं बीइंग एज अ ह्यूमन, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, ये आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। इसका सोर्स की अगर आप बात करोगे, इसका जो सोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा यूडीएचआर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसमें सोर्स आपको देखने को मिलेगा। उसमें अराउंड 30 आर्टिकल्स है जो कि आपके ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग जो है वो बात करती है, ठीक है। उसके बाद अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो यूएन जो है आके वो इंटरवीन आपकी कर सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बात मैं कर रहा हूँ किसकी, 1948 के बारे में। फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते करते 34 लाख की एफडी, इट इज़ इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ये आपको देखने को मिलेगा। जो फंडामेंटल राइट होता है वो आपकी अगेंस्ट स्टेट होती है, फंडामेंटल राइट आपके इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। क्या ऐसा रियली में? नहीं। आपको आर्टिकल 17 जो है इट टॉक्ड अबाउट अनटचेबिलिटी, आपको एक और आर्टिकल बताना है कमेंट सेक्शन में जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ये स्टैंड करता है, ठीक है। बट अदरवाइज अगर आप ओवरऑल अगर आप बात करो फंडामेंटल राइट की, इट टॉक्स अबाउट, ये जो कॉन्सेप्ट है इट गोज अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। अब ये जो है कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है। मान लीजिए कि एक्स कंट्री में इट इज़ अलाउड टू कैरी आर्म्स, ठीक है, आर्म्स को कैरी करना इट इज़ अलाउड, बट इंडिया में मे बी जो हो वो फंडामेंटल राइट या फिर इंडिया में जो हो इस टाइप का प्रोविजन जो हो वो ना हो, तो कंट्री टू कंट्री भी जो है जो प्रोविजंस हैं वो आपके डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो वायलेशन के तौर पे, अगर आप बात करो वायलेशन की बात पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेयर एज अंडर आर्टिकल 226 आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब बात करोगे फंडामेंटल राइट बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये या फिर आपका ह्यूमन राइट आपका बड़ा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ह्यूमन राइट। अब देखो ह्यूमन राइट, इसलिए मैंने आपसे कहा था 1948 और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था या फिर आप बोलोगे जो एनफोर्स हुआ था 1950। आप लोगों को ये भी पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अलग अलग जगह से अलग अलग जो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके थे वहाँ से जो है वैल्यूज़ को डिराइव किया था। तो ऑब्वियस ही बात है जो फंडामेंटल राइट होगा वो यूडीएचआर से भी जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगर आप बात करोगे क्या कोई डिफरेंस है, तो आंसर इज कोई डिफरेंस नहीं है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन से पता चलता है, जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एक नेचुरल राइट भी है, और फंडामेंटल राइट जो है ये आपका एक ह्यूमन राइट भी है। ठीक है, ये आपको समझ में आता है? ये देखिए 1948 हो गया और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया। अब अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर आप बात करोगे, ध्यान से ये लास्ट में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसको आप ध्यान से देखो कि इसमें मैंने बात करी है कि ह्यूमन राइट्स विच आर रिटन इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स जो किसी भी कंट्री के लॉ बुक में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है फंडामेंटल राइट। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा पार्ट 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं और भी राइट्स मेंशन हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करोगे आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 ये बहुत डिबेट आपका चलता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि क्या वो आपका लीगल राइट है। ठीक है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। ठीक है, सिमिलरली राइट, ये आर्टिकल 300 की अगर आप बात करो तो इसको डाल दिया गया है किसके अंदर? इसको डाल दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर। ये समझ में आता है आपको? तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसको, इसके जो स्टेटस है इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया गया है। अगर आप बात करोगे आर्टिकल 326, तो आर्टिकल 326 जो है हमें कोई भी राइट नहीं देता। इट हैज़ टॉक्ड अबाउट डिसक्वालिफिकेशन के बारे में जो है इन्होंने बात करी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात करी है एडल्ट सफरेज के बारे में। तो ये जो राइट टू वोट हमें मिलता है, ये हमें मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। ठीक है, बट अगर आप एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी के मुताबिक जो राइट टू वोट है, ठीक है, राइट टू वोट है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि राइट टू वोट जो है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि राइट टू वोट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट है, तो वो क्या हो गया? आपका लीगल राइट हो गया। और हर लीगल राइट की जो बैकिंग होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि ये देखिए आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 में जो है इट हैज़ टॉक्ड अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, इट हैज़ टॉक्ड अबाउट, उन्होंने जो है आर्टिकल 326 में जो है एडल्ट सफरेज के बारे में बात करा गया है। इट हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट एनी राइट, किसी राइट के बारे में जो है बात नहीं करी गई है। तो राइट टू वोट जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से हमें मिलता है। एंड इसीलिए हमें ये पता चलता है कि हर लीगल राइट का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है वो होती है। फिर हम बात करेंगे स्टैट्यूट राइट। तो स्टैट्यूट राइट वो होती है कि जिसमें सरकार ने जो है कोई लॉ लेके उस राइट को जो है अपने सिटीजन्स को देने की कोशिश करी हुई है। ठीक है, जैसे कि एनी राइट प्रोवाइडेड टू यू अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सरकार ने अगर कोई बिल या फिर लॉ पास किया हुआ है जिसमें कि हमें वो मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो राइट टू सीक मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, तो ये अलग से सरकार ने बिल लाया था जिसमें कि सरकार ने प्रोविजंस को जो है डिफाइन करे थे। दूसरी चीज़ आप देखोगे राइट टू आरटीआई की अगर आप बात करोगे तो आरटीआई भी जो है इसका भी एक लॉ आया था। ठीक है, इन केस ऑफ वायलेशन जो रेमेडी होगी, ठीक है, इन केस ऑफ वायलेशन जो रेमेडी होगी वो आपकी लॉ में ही मेंशन होगी। समझ में आया? फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर आप बात करोगे, अगर वहाँ पे जो है आपका वायलेट होता है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी कोर्ट से आप स्टार्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर वायलेट हुआ है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आई जस्ट होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके कौन से हैं। ये कुछ आपके राइट्स हैं, यू कैन सी, इसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो क्या क्या है। यहाँ पे मैंने बात ऑलरेडी कर दिया था, दिस इज इंडिविजुअल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस गोज अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि दूसरा कौन सा आर्टिकल जो है जो जा सकता है अगेंस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये आपका प्रिलिम पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल है। आर्टिकल 17 और 18 जो है इट इज़ अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, वेयर एज अगर आप बात करोगे कि 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये वाली जो चीज़ें हैं ये किसको अवेलेबल हैं? ये अवेलेबल है सिटीजन्स को।
ठीक है। ये अवेलेबल है किसको, ये अवेलेबल है आपके फॉरेनर्स को, ठीक है। एक्सेप्ट कौन है, एनिमी एलियंस को ये चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो सिर्फ सरकार ने अपने ही सिटीजन्स को दिए हैं, ठीक है, वो फॉरेनर्स को नहीं दिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 15, 16, 19, 20, 30 फैक्चुअल पार्ट है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जस्ट रिपीटेड रिविजन विल थिंग्स विल बी इन योर हेड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये बात करी है किसकी, लेजिस्लेशन के बारे में, ठीक है, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो क्या हम 32 को काट सकते हैं, क्योंकि 32 क्या है, 32 इट टॉक्स अबाउट व्हाट ये जुडिशरी के बारे में बात करता है, जुडिशियल रेमेडी के बारे में जो है ये आपकी बात करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 28 क्या है। तो फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 28, आर्टिकल 44 ये आपका फंडामेंटल राइट से ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास जो बच गया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इट हैज़ टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, इट हैज़ टॉक्ड अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी और इक्विटी मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में ये चीज़ें मेंटेन हो, सरकार कैन गो अ स्टेप अहेड। सरकार के वैल्यू जो आपके स्टेप्स होते हैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो भी कैसा, अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि वो वुमेन के लिए कुछ और लेके आना चाहती है, वो चिल्ड्रन के लिए जो है कुछ और लेकर आना चाहिए, रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये गाइड करती है कि डिस्क्रिशनरी मेजर जो है ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। 28, 32 को आप अगर एलिमिनेट करोगे और अगर आपको ये पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स से ऊपर फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास ये आर्टिकल 14 जो है आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी, इट इज़ प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। राइट टू प्राइवेसी की अगर आप बात करोगे तो इक्वालिटी से रिलेटेड तो नहीं होगा, अनटचेबिलिटी से भी रिलेटेड आपका नहीं होगा। तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड हो सकता है, विच हैज टॉक्ड अबाउट राइट टू लाइफ। एंड दिस आर्टिकल इट कंटेन्स ओशियन ऑफ राइट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस साल प्रीलिम्स के लिए ये वाला राइट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन आपके करंट अफेयर्स में राइट टू 21 जो है इसको डिस्कस करा गया है। केस पुट्टस्वामी केस के बारे में डिस्कस करा गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है इस आर्टिकल के ऊपर। राइट टू प्राइवेसी की अगर आप बात करोगे अगेन, तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप करते हो, साथ में आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ऑप्शंस में जो चीज़ें हैं, आर्टिकल 15, आपको आर्टिकल 15 भी पता होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो व्हाट आर्टिकल 19 सेज और ऑल्सो आर्टिकल 29 सेज, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। जब तक आप इस टाइप के एनालिसिस नहीं करोगे, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ये आप लोगों को मैंने समझा दिया, बट व्हाट होमवर्क आपका क्या रहेगा कि यू टॉक अबाउट आर्टिकल 15 क्या है, 19 क्या है, 27 आपका क्या है, या 29 आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करोगे 9th शेड्यूल, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो ये जो 9th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोविजन जो हैं दोनों को बैलेंस करने वाली बात थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज़ की सरकार एक तरफ डेवलपमेंट करना चाहती थी, बट कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स के चलते जो है जो केसेस हैं वो बार कोर्ट तक पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का जो रास्ता था वो उतना स्मूथ नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए जो है ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है, किससे ब्लैंकेट इम्यूनिटी, किससे, जुडिशियल इंटरवेंशन से। तो इसीलिए जो है शेड्यूल 9 को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ
वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बारे में। तो पार्लियामेंट्री की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री में आपको देखने को मिलेगा क्या, डुअल एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे पीएम आपको देखने को मिलेंगे और आपको प्रेसिडेंट भी जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। वेयर एज दिस ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेजॉरिटी पार्टी की रूल, हम लोगों ने डिस्कस करा था इसको पहले भी कि मैजिक नंबर के बारे में डिस्कस करा था, 273 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इतने नंबर्स आपको चाहिए। फिर ऑल्सो दिस टॉक्ड अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कल को फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा डोमेन है या फिर ये उनका डोमेन है। सो देयर हैज़ टू हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द कैबिनेट्स। एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इसमें हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस के बारे में। मतलब ये कि जो लोअर हाउस है अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए, अभी हमने देखा मेजॉरिटी अगर प्रूव नहीं हो पाई नो कॉन्फिडेंस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो हाउस है वो आपका डाइल्यूट हो सकता है, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ पावर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो कलेक्टिवली काम करती है, तो डोमेन जो है वो आपका कहीं ना कहीं मैच आपका हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल की अगर आप बात करोगे सिंगल एग्जीक्यूटिव इसमें रहता है, ठीक है। देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर सिलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फिक्स टर्म आपका होता है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिंगल मेंबरशिप आपकी रहती है, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है वही आपके डोमिनेट करते हैं। नो डेजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एंड सेपरेशन ऑफ पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बात करी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनके कुछ, देखिए कुछ मेरिट्स भी हैं, इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो जैसा कि अगर आप बात करो इंडिया और यूएस के बारे में, तो दोनों में आपको पता है कि जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। तो कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, कहीं पे कोई चीज़ें बुरी भी होंगी। तो ये बेसिक जो आपका स्टैटिक पोर्शन का जो प्रोविज़न है ये आप लोग एक बार खुद से ही आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर आप बात करें तो इसको देखते हैं किस तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। तो ये तो हो नहीं सकता कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, क्या वो सबका सरकार में हो सकता है? द आंसर इज नो। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ठीक है। सरकार जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है, लोग ही जो है उन्हें, तो कैन बी कंसिडर्ड। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट इट कैनॉट रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन। तो ये तो गलत स्टेटमेंट आपका हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो सरकार है वो पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, एंड कैन बी रिमूव बाय इट। तो हमें ये भी पता है कि सरकार को रिमूव कौन करता है, पार्लियामेंट ही जो है उसके पास पावर है कि उनको रिमूव किया जा सकता है। तो आंसर जो है, जो बेस्ट आंसर आपका होगा वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या है, देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, हो सकता है। गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, ठीक है। अ गवर्नमेंट हुज हेड, ओके ये वाला आई थिंक पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में होता ये है कि सरकार है, सरकार की लिमिट्स को जो है सरकार की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने बात करी, देखा डीपीएसपीज, अगर सरकार कोई लॉ लेके आना चाहती है तो उसको डीपीएसपीज एज अ स्पिरिट, एज अ होल उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी टाइप का फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है वो ना हो। अगर होता है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो डायरेक्टली वो केस कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो जो बेस्ट आंसर होगा इस केस में वो आपका हो जाएगा ये, जिसमें गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आपका बेसिक उसमें आ जाता है, ठीक है। ये आप लोग इसमें पढ़ सकते हो लोकसभा राज्यसभा की क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपको प्रीलिम्स पॉइंटर में जो आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा की पावर किस किस केस में आपकी सेम होती है राज्यसभा की, किस केस में जो है लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है राज्यसभा के केस में, ठीक है, और किस केस में जो है राज्यसभा की जो पावर है वो आपकी ज़्यादा होती है लोकसभा के उसमें, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। जितने भी आपके मनी बिल्स रिलेटेड हो गए, फाइनेंस बिल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उसमें राज्यसभा का उतना से नहीं रहता है,
ठीक है, उसमें लोकसभा का जो है आपका ज़्यादा से रहता है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे अमेंडमेंट्स के बारे में, तो अमेंडमेंट के केस में जो राज्यसभा की जो पावर है, जो लोकसभा की जो पावर है, वो आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा की जो पावर है, मान लीजिए कि स्टेट से रिलेटेड अगर जो पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड अगर कोई आप चेंजेस लाने की बात करोगे तो उस केस में राज्यसभा की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। ओके, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर आपको चेंज करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऑल इंडिया सर्विस के कंडीशंस में चेंज करना होगा तो कहीं ना कहीं ये फेडरल या फिर जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करने वाली बात हो जाएगी। तो इस केस में राज्यसभा के पास पावर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशंस। कट मोशंस मतलब कि किस तरीके से जो है आपके बजट कहाँ पे पास होता है, लोकसभा में पास होता है। तो कट मोशन कहाँ पे होगा, कट मोशन जो है वो आपका लोकसभा में ही पास होगा कि भाई जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं इसको इतना कट करो, तो ये भी आपका नहीं होगा। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को नहीं, मेजॉरिटी कहाँ प्रूफ करनी होती है, लोकसभा में प्रूफ करनी होती है। तो ये वाला पॉइंट भी जो है आपका कट गया। तो अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो है राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर होती है वो आपकी सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन वन। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऐसा है, इस टाइप के प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट है तो क्या मैं 1 को एलिमिनेट कर सकता हूँ? ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास बच गया बी और डी। तो बी को देखेंगे क्या है, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड। ठीक है, हो सकता है प्रोविजन, बट हाँ हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्योंकि 2 दोनों ऑप्शंस में है तो इट सिंपली मीन्स कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फर्स्ट थिंग, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ द बाई इलेक्शंस। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैकेटेड बाय हिम इन द ऑफ हिम और हर विनिंग इन द। ओके, यहाँ पे जो है उसकी पार्टी नहीं, रादर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ये बोझ आपका बन जाता है। तो इसीलिए आपका ये थर्ड आपका कट हो जाता है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इस साल इलेक्शंस हुए हैं तो जो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है इलेक्शन एज अ चैप्टर, इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये आपकी कुछ रही हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, दोनों की दोनों जो पोस्ट होती हैं वो स्टेट लेवल पे होती है, वो सेंट्रल लेवल पे होती है। तो जब आप पढ़ोगे तो इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे जो प्रेसिडेंट को जो पावर दे रखी होती है वो ज़्यादा दे रखी होती है, वेरएस कहाँ कहाँ पे जो है जो गवर्नर की जो पावर है वो लिमिट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। तो ये प्रोवाइड आपको मैं कर दूंगा, ये आपका स्टैटिक पार्ट का पोर्शन है, तो इसको आप लोग जो है एक बार देख सकते हो। ठीक है, ओके, वीटो पावर खासकर आप लोगों को जो है, खासकर आपके ये आपके इन सब पावर जो वीटो पावर है, साथ में जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है और आपकी जो पार्डनिंग पावर है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप इसको एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, अगर आप बात करोगे इस क्वेश्चन को तो ये वाला पढ़ के आप इसको आंसर कर सकते हो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस ही और शी थिंक्स फिट। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, कोई गलत इसमें लग नहीं रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशन। ठीक है, 3 सेशन की बात करता है ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशन। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपकी जो लाइन लिखी गई है वो लिखा है एटलीस्ट 2 सेशंस। एटलीस्ट 2 सेशंस तो है वो आपके होने ही चाहिए। तो अगर एटलीस्ट 2 की अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास ये कट जाता है, हमारे पास ये आपका कट जाता है। ठीक है, फिर द थर्ड स्टेटमेंट आपका ये कहता है देयर इज, तो यहाँ से भी हमें ये पता चल जाता है कि 1 जो है वो आपका सही है। ठीक है, ओके, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर तो किसी के बारे में बात नहीं करी गई है, बट आपके मैक्सिमम के बारे में बात करा गया कि मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा का जो गैप है वो आपका नहीं होना चाहिए। तो जिसकी वजह से आपका जो ये स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाता है एंड आपका ओनली 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद
नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर्स और स्टेट, ठीक है, दैट इज ट्रू कि गवर्नर जब वो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल जब गवर्नर की पोस्ट पे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उनको इम्यूनिटी मिली होती है। First thing, the emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. That is also true. ये चीज़ हमने पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जिसकी वजह से which of the following is or are correct, तो करेक्ट में जो है दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे जुडिशरी, मैंने आप लोगों को ये बताया, मैंने आप लोगों को कि लोकसभा और राज्यसभा वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया। इन अ सिमिलर फैशन मैंने आपको ये भी बताया कि ये वाला जो आपका था यहाँ पे, हाँ, जो आपकी प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है एक साथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप पढ़ोगे तो आपको जो है सेम चीज़ें जो है एक साथ कंपेयर करके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है, तो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, देखते हैं। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो ये वाला आपका ऑप्शन तो है आपका सही है, ठीक है। बाकी मेरे को ये आप लोग ज़रा बताइए कि इसका आंसर जो है आपका क्या होगा। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India. हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मास्टर ऑफ द रूस्टर। क्या बोला? मास्टर ऑफ द रूस्टर। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत सीजीआई को ये पता होता है कि कौन से केस में कौन से जज को भेजना है, सो दैट कि जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा, तो वो आउटकम जो है वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस को पता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप ये देखोगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो यू कैन टेक मार्क एंड द आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। भाई जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट फिर कहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ चला जाएगा, तो ऐसा इतनी सुप्रीम अथॉरिटी तो नहीं मिलती है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा ना चीज़ों के बारे में, तो ये भी आपका हो जाता है गलत, और आपका जो सही स्टेटमेंट होगा वो आपका हो जाता है नाइदर 1 nor 2 के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में आपको ये ध्यान में रखना है कि किस किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है और किस किस तरीके से जो है सिटीजनशिप जो है वो आपकी टर्मिनेट आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस आप देख सकते हो कि नेचुरलाइजेशन हो गया, डिसेंट हो गया, बर्थ हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इनके थ्रू जो है सिटीजनशिप आपकी एक्वायर हो सकती है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिस हैज़ टॉक्ड अबाउट कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है इन आर्टिकल में ऑलरेडी डिस्कस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, सो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें यह बताया गया है कि देर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ठीक है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। सिटीजन बाय बर्थ ओनली, तो ऐसा तो नहीं है, बर्थ ही आपका सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर आप सेकेंड को हटाते हो तो हमारे पास बचता है 1 and 3 एंड 1 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, 1 हमारे पास करेक्ट है। अब हमें चेक करना है 3। एनी फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव, एक बार दे देने के बाद भाई उसकी सिटीजनशिप को जो है डिप्राइव नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय anyone residing in India, a resident of the constituency from which the election, any citizen of India whose name appears in the electoral or any, तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो ऐसा तो नहीं हो सकता एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत ही ब्रॉड है, कोई भी इंडिया का सिटीजन हो भाई वही, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, जो भी इंडिया में रहेगा वो, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
अ रेजिडेंट, अगेन यहाँ पे रेजिडेंट की बात करी है, फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी, तो रेजिडेंट नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके, रेजिडेंट के। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि जो रह रहा है, फॉरेनर भी आके रह सकता है, फॉरेनर भी रेजिडेंट हो सकता है। तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि उन सिटीजन को जिनका नाम कहाँ पे है, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में जो है वो है, तो वो जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो आपके इंटर स्टेट, जो आपके सेंटर स्टेट रिलेशन में जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारिया कमीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो आपका है राजमन्नार कमेटी है, ठीक है, इन्होंने किस बारे में जो है बात किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम बात करेंगे। हम लोगों ने बात करी थी कि फंडामेंटल राइट का स्टेटस ऊपर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है, सॉरी डीपीएसपीस का, फंडामेंटल राइट का स्टेटस ऊपर है कि डीपीएसपीस का जो स्टेटस है वो आपका ऊपर है। तो बात करेंगे आर्टिकल 19(1), तो कहानी शुरू होती है आर्टिकल 19(1)(f) के तहत, जिसमें कि ये बताया गया है कि इट हैज़ बीन गारंटेड टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, द फर्स्ट थिंग। साथ के साथ जो है लैंड रिफॉर्म से चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 31 में भी जो है वो दी गई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात ये करा गया है, आर्टिकल 31 ने ये बोला है, इट सेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब कहानी स्टार्ट हो जाती है प्री इंडिपेंडेंस फेज में। प्री इंडिपेंडेंस फेज में आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लैंड जो थी वो बहुत कम थी, फूड की डिमांड ज़्यादा थी, और जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो उस टाइम ये आप लोगों को पता है कि उस टाइम ये भी चल रहा था कि कौन इंडिया में जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा। तो उस टाइम जो राजा महाराजा लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया में तभी जुड़ेंगे जब हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी होगी वो इंटैक्ट रहेगी। तो उन्हीं को, राजा महाराजाओं को आश्वासन देने के लिए जो है ये आर्टिकल 19(1)(f) को लाया गया, और इसको जो है जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डाल दिया गया किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो आपका डाल दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि इंडिया का जो नेचर होता है वो आपका सोशलिस्ट भी है, तो कहीं ना कहीं, और इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वो बहुत ज़्यादा प्रो पुअर थी, ठीक है ना। तो पुअर पीपल ने आके ये कहा कि भाई हमें राइट्स दो, हमारा वेलफेयर करो, हमारा जो है अपलिफ्टमेंट करो, जिसके चलते स्मॉल फार्मर्स ने ये तक बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमें ज़मीनें दो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा। अब जब लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ ऐसी लैंड सेलिंग के प्रोविजंस भी हैं। तो राजा महाराजा जो है वो कहाँ चले गए, वो कोर्ट चले गए, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब इंदिरा गांधी ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लॉज को पास करा था। दूसरी चीज़, इंदिरा गांधी जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी कि वो गरीबों की लीडर है, ठीक है। इसीलिए जो है आप देखोगे कि सोशल वेलफेयर हो गया या फिर सोशल अपलिफ्टमेंट के तहत जो है उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बैंकों को क्यों नेशनलाइज करा गया, ठीक है। गवर्नमेंट का व्यू ये था कि क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, जिसकी वजह से ना तो कोई रिफॉर्म हो पा रहा है और ना तो कोई डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो करना क्या था कि इसके स्टेटस को जो है हमें करना था चेंज, ठीक है। तो हम लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रिपील कर दिया, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या हो रही थी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के रास्ते में जो है बार बार जो है केसेस आपके कोर्ट में जा रहे थे, ठीक है। अब डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए लैंड। तो लैंड चाहिए, तो जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है, उसको हमने कहाँ पे उसको क्या बना दिया, उसको हमने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो उसका जो स्टेटस है उसको हमने चेंज कर दिया। अब फ़र्क क्या पड़ गया, फ़र्क ये पड़ गया कि फंडामेंटल राइट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेरास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी कोर्ट, फिर वहाँ से आपको हाई कोर्ट और फिर आपको वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जो है जाना पड़ता है,
ठीक है। अब सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है। अब आर्टिकल 31 को जो है उसको रिपील कर दिया गया था। अब आर्टिकल 31A में कुछ प्रोविजंस है जिसमें कि ये बात करता है कि स्टेट जो है वो स्टेट्स को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी की जो मैनेजमेंट है उसको टेक ओवर कर सकती है, वो कॉरपोरेशंस को अमेलगेट कर सकती है, और स्टेट जो है कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकती है, उसको मॉडिफाई जो है स्टेट कर सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब ये प्रोविज़न ये जो प्रोविजंस हैं वो इसलिए लाए गए क्योंकि सरकार जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे कोई भी रुकावट जो है वो नहीं चाहती थी, ठीक है। सिमिलरली इन अ सिमिलर फैशन आर्टिकल 31B इसने ये कहा कि भाई जो भी लॉ, इसको क्या है कि लॉ को जो है जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइज कर देने की कोशिश करी गई, जो कि हमने बात करी थी अपने 9th शेड्यूल के कॉन्सेप्ट में कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। और ये उन केसेस की बात थी या फिर ये उन चीज़ों की बात थी विच वर रिलेटेड टू व्हाट, विच वर रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म टॉक्ड अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म टॉक्ड अबाउट राइट ऑफ फिजेंस, लैंड रिफॉर्म टॉक्ड अबाउट लैंड सीलिंग की भाई आपको इतनी ही ज़मीन जो है वो आपको होल्ड करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब नेहरू जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उनको ये लगा कि भाई अगर बार बार डेवलपमेंट के चलते अगर केसेस पे अगर कोर्ट के चक्कर लगते रहे तो डेवलपमेंट तो हो चुका। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे देखो ये आया कि आर्टिकल 39B में ये बोला गया कि द ओनरशिप ऑफ कंट्रोल ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज शुड बी इन सच अ वे सो दैट कॉमन गुड कैन बी डन। ये कहाँ है, ये प्रोविजन कहाँ पे दिया गया है, ये प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 39B में। और ये क्या है, ये है आपका डीपीएसपी, ठीक है, ये है आपका डीपीएसपी। ये जो डेवलपमेंट का जो पाथ था, अगर आप अभी के बारे में बात करोगे तो सरकार का बजट में हमने मेंशन किया था गति शक्ति के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस सरकार ने किया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 39B ये कहता है कि सरकार जो है कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो है सरकार डेवलपमेंट करेगी। फिर आर्टिकल 39C में जो है सरकार ने ये भी बोला है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा है, कि इकोनॉमी के अंदर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं दो को ध्यान में रखे तो सरकार का ये कहना था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि एक फंडामेंटल राइट था, लोग कोर्ट चले जाते, तो सरकार का ये था कि ये जो है हमारी ड्यूटी जो है 39B और 39C के अंदर, ये उन ड्यूटी को करने से जो है रोकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि सरकार ने उसका स्टेटस ही चेंज कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 31C, तो ये आपका आया 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसमें ये बताया गया कि आर्टिकल 39B और 39C, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 39B और 39C जो होगा उसकी जो स्टेटस है उसको इन्हेंस कर दिया गया, इसकी जो लेजिटिमेसी है उसको किसके ऊपर कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है आपका कर दिया गया। अगर आपको ये पिरामिड अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, ये आपका फंडामेंटल राइट, ये आपका डीपीएसपी, और फंडामेंटल सारे डीपीएसपीज जो हैं उसका स्टेटस जो है फंडामेंटल राइट से ऊपर है, एक्सेप्ट फॉर दिस, ये जो 39B 39C विच हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट, 39C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और 39B पब्लिक इंटरेस्ट के तहत जो है इनका स्टेटस जो है ऊपर कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सेशन कैसा लगा। जो भी जिस तरीके से मैंने आपसे बोला है उसको ध्यान में रख के जो अपने प्रिपरेशन को और आप एनहांस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स टेस्ट। थैंक यू सो मच।